हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग भी पेन एंड पेपर निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट करते रहिए बेटा। हेडिंग लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। ये टॉपिक है अपना मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, ये हम लोग का चैप्टर का नाम है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको सिखा दिया बेटा कि ओरेस्टेल एक्सपेरिमेंट क्या होता है, साइक्लोट्रॉन मोशन क्या होती है, साइक्लोट्रॉन डिवाइस क्या होती है। अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो किस पाथ पे सर्कुलर मोशन पे करेगा या हेलिकल मोशन बनाएगा, ये सारा कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूं बेटा। गैल्वेनोमीटर क्या होती है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कॉन्सेप्ट मैंने कल के डेट में आपको सिखाया था बेटा। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि मैग्नेटिक डायपोल क्या होती है, बायो-सेवर्ट लॉ क्या होती है, सोलेनॉइड, टोरॉइड, ऐसा बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के लेक्चर में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ बेटा। तो आप कंसंट्रेट होकर के पूरे वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, 100% हर एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग का फर्स्ट रीडिंग क्या रहेगा, ध्यान से सुना, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। फर्स्ट रीडिंग क्या लिखोगे आप, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने लिखा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ये क्या होता है, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा सिखाऊं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बातें। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने सीखा क्या था, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता था बेटा, आपको पता होगा कि हम लोगों ने 2 चार्ज कंसीडर किया था, -q एंड सेकेंड वन +q। इनके बीच की जो डिस्टेंस कंसीडर करते थे हम लोग 2l या 2d कंसीडर करते थे, राइट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता था बेटा, P = क्या चीज, Q × 2l, यस और नो, S। इसी को हम लोग बोलते थे P = 2ql डायपोल मोमेंट, ठीक है ना। वेक्टर क्वांटिटी होगा तो एरो लगा दीजिए आप। ऐसे सिमिलरली हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, यहाँ पे क्या होती है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होती है उसको देखो इस जगह पे उन लोगों ने म्यू से लिखा, किससे बेटा, म्यू से। तो म्यू = हम लोग लिखेंगे बेटा NIA। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है बेटा, NIA। ये चीज आपको याद रखना है। N क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न हो गया, I हो गया करंट हो गया, एंड A फॉर एरिया। यहाँ पे A मतलब क्या है, एरिया। यूनिट हो जाता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। यूनिट क्या लिखेंगे हम लोग, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो यूनिट हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये चीज क्लियर है आपको, यस। तो यहाँ पे N नंबर ऑफ टर्न हो जाएगा, I अपना करंट हो जाएगा, एंड A एरिया हो जाएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट, ये चीज आपको याद रखना, राइट। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो एरो लगाओगे तो A पे एरो लगेगा, क्योंकि एरिया की डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इस सरफेस। वो सरफेस जो होती है, कोई भी सरफेस है, स्फेरिकल है, सिलेंड्रिकल है या प्लेन सरफेस है, तो उसकी जो डायरेक्शन होती है हमेशा परपेंडिकुलर होती है सरफेस। तो ये चीज आपको माइंड में रखना, ओके, ठीक है। तो देखो ये चीज समझने के बाद हम लोग को क्या समझना होता है, टॉर्क ड्यू टू डायपोल मोमेंट। क्या समझेंगे बेटा, टॉर्क ड्यू टू डायपोल मोमेंट। तो टॉर्क ड्यू टू डायपोल मोमेंट, तो इसकी वजह से जो टॉर्क लिखा जाएगा बेटा, ये लिखा जाएगा NIAB sin थीटा। क्या लिखा हम लोगों ने, NIAB sin थीटा। ये टॉर्क होता है। टॉर्क बेसिकली आपको पता होता है, वहां पे हम लोगों ने क्या लिखा था, अगर याद होगा तो PE sin थीटा आता था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या, एनालॉग्स डिट्टो सेम ही है, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। तो वहां पे हम लोग लिखते थे टॉर्क = PE sin थीटा। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, NIAB sin थीटा, और N के जगह पे हम लोगों NIA के जगह पे लिखेंगे म्यू। तो टॉर्क एक्चुअल में आ जाएगा म्यू × B × sin थीटा। आप बोलते हो सर टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, लगा दीजिए वेक्टर, तो म्यू × B ऐसा आप लिख सकते हो, राइट। तो टॉर्क ये हो गया म्यू × B, क्लियर है, वेक्टर फॉर्म में। यूनिट की बात करें तो ये होता है बेटा न्यूटन × मीटर, क्योंकि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन एंड डिस्टेंस का मीटर हो जाएगा। तो टॉर्क हो जाएगा म्यू × B। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है ना। ये सेकंड फॉर्मूला। देन इसके बाद अल्टरनेट में अगर हम लोग बात करें तो होता है बेटा पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी ड्यू टू किसकी वजह से, डायपोल मोमेंट। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डायपोल मोमेंट, ये मान लीजिए सेकंड हो गया। ऐसे थर्ड लिखोगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू
डायपोल। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आई थिंक आपको लर्न होगा, या वहां पे लिखते थे बेटा पीई ब्रैकेट में cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग वही चीज लिखेंगे, स्टैंडर्ड फार्मूला P इज इक्वल टू म्यू इनटू बी ब्रैकेट में cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ये जनरलाइज फार्मूला आपका हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डायपोल। देखो डायपोल मोमेंट को बहुत सारी जगह पे आप देखे होंगे कि जो डायपोल मोमेंट होता है म्यू से ना लिख के स्मॉल m से भी लिखा जाएगा, वो चीज याद रखना। म्यू भी लिख सकते हो, डायपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो m से हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, राइट, वो चीज याद रखिएगा। तो ये हो गया। अब इसमें केसेस हम लोग लिखते हैं, केस नंबर अगर 1 की हम लोग बात करें तो अगर थीटा 1 को मैंने मान लिया 90 डिग्री, इफ थीटा 1 इज इक्वल टू पाई बाई 2 एंड थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा, ऐसा हम लोगों ने माना। तो आप मुझे बताओ ये फार्मूला क्या होगा बेटा, u इज इक्वल टू म्यू इनटू बी, और पाई की वैल्यू क्या होगा cos पाई बाई 2 माइनस cos थीटा, और पाई बाई 2 की वैल्यू कितना होता है बेटा, cos पाई बाई 2 90 होता है 0। यस, सबको पता होता है, 9 से हम लोग सीखते आते हैं वो चीज को, तो ये 0 हो जाएगा। तो इसको एक्सपेंड करेंगे, ओपन करेंगे तो माइनस म्यू बी cos थीटा, इसको हम लिख सकते हैं माइनस म्यू डॉट बी, यू नो a डॉट बी, ए बी cos थीटा। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे टू वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, तो एनर्जी तो एक्चुअल में स्केलर होती है, तो हमारा क्या है म्यू डॉट बी। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। और यूनिट की बात करें तो यूनिट आपको पता है यार एनर्जी है, तो एनर्जी का जूल हो जाएगा। ये केस नंबर 1 की हम लोगों ने बात किया। और अगर यहाँ पे अगर देख पा रहे हो आप, अगर हम लोग जनरलाइज फार्मूले की बात करें, देखो इसमें भी केस हम लोग बहुत सारे बुक ने बना के रखा, केस 2 मान लिया। तो अगर हम लोग यहाँ पे बोला इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू क्या मान लिया बेटा 0 डिग्री, तो आप मुझे बताओ u की वैल्यू क्या आ रहा, माइनस म्यू बी, और cos 0 क्या होता है 1, cos 0 कितना हो जाएगा 1। तो ये एनर्जी क्या है, मिनिमम है कि नहीं है, तो ये मिनिमम एनर्जी आ रही है हम लोग को। तो जो कोई चीज के पास अगर मिनिमम एनर्जी होता है तो उसे बोलते हैं मोर स्टेबल है। स्टेबल है, जैसे आपके पास सपोज 100 CR आ गए, 1 करोड़ 100 करोड़ रुपए आ गए, तो आप क्या बैठोगे शांत होगी, नहीं, आपके अंदर हलचल होगी कि चलो वो करते हो, ये करते हो, वो करते हैं, पार्टी करते हैं, मतलब एनर्जी आपकी बढ़ जाएगी तो अनस्टेबल हो जाओगे। तो एनर्जी मिनिमम रहेगी तो उसे बोलते हैं स्टेबल, एनर्जी ज्यादा रहेगी तो उसे बोलते हैं अनस्टेबल। तो अगर ये ऐसा कंडीशन है तो आप बोल सकते हो ये u अपना मिनिमम आ रहा है, कौन सा है बेटा u मिनिमम। ऐसे u मैक्सिमम हम लोग बात कर सकते हैं बेटा u मैक्स, तो u मैक्स कितना लिख सकते हैं 180 डिग्री, तो 180 पे हम लोग का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो म्यू इनटू बी मैक्सिमम आएगा, तो इसे बोल सकते हो अनस्टेबल। ये अनस्टेबल है, और ये क्या रहेगा बेटा स्टेबल। तो ये चीज बेसिक याद रखिएगा, अगर एनर्जी कम रहती है तो स्टेबल बोल दीजिए, एनर्जी ज्यादा आ जाएगी तो उसको आप बोल दीजिए अनस्टेबल है। तो एनर्जी में इतनी चीजें आप इंफॉर्मेशन रखोगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक, बट फार्मूला आप लर्न करके रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग का क्या रहेगा बेटा, देखिएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट वायर। ये देखिए थोड़ा रफ कर लो, थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें, कोई दिक्कत नहीं बेटा, रफ करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। देखिए मैंने इसको रफ कर लिया अभी। अब देखो नेक्स्ट जो हेडिंग आ रहा है हम लोग का, नेक्स्ट हेडिंग क्या है बेटा, देखिएगा नेक्स्ट हेडिंग मैं आपको बोल दे रहा हूं, आप लिखोगे बेटा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। तो हमारा हेडिंग आ रहा है नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। अच्छा, आपने तो हेडिंग लिखा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। हमने आपको सिखाया था ओरिस्टेड, हेंस क्रिश्चियन ओरिस्टेड। क्या बोला था हम लोग से, ये बोला था कि अगर किसी कंडक्टर के थ्रू करंट जा रहा है तो उसके आसपास एक फील्ड क्रिएट हो जाता है, उसको हम लोग बोलते थे मैग्नेटिक फील्ड। यस, ये तो हमने सिखाया था कि व्हेनेवर करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर देन अ फील्ड क्रिएटेड अराउंड अ कंडक्टर, दिस फील्ड नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। ये उन्होंने बोला था, किसने, हेंस क्रिश्चियन ओरिस्टेड। उसके बाद बहुत लोग आए, फैराडे भी आ गए, मैक्सवेल, राइट, बहुत सारे लोग आते चले गए, एक्सपेरिमेंट करते गए डीप एंड डिटेल्स में, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे ये बात करना है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, इसमें सबसे पहले हम लोगों ने बात किया बायोट एंड सेवार्ट लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट है इस जगह पे, ठीक है। तो ये लिखोगे बायोट एंड सेवार्ट लॉ। पहला हम लोग लिखेंगे
बायोट एंड सेवार्ट लॉ। ये बायोट एंड सेवार्ट, ये दोनों लोग का अलग अलग नाम है, बट एक ही साथ हम लोग कंबाइन करके पढ़ते हैं बायो सेवार्ट लॉ। बच्चे क्या बोलते हैं? बायो सेवार्ट लॉ, बट नाम है बायोट एंड सेवार्ट, दो लोग होते हैं मिलकर काम किया। तो मान लीजिए आपने एक यूनिफॉर्मली रॉड कंसीडर कर लिया या कंडक्टर कंसीडर कर लिया, राइट। लेट अ कंडक्टर एक्स एंड वाई, तो इसे आपने मान लिया एक्स एंड वाई। इसमें करंट जा रही है बेटा, अपवर्ड डायरेक्शन में करंट जा रही है। वैल्यू ऑफ करंट इज आई, आपने मान लिया। आपको पता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। तो हम लोग क्या करेंगे? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट थंब को प्लेस करेंगे। तो when thumb placed in the direction of current, then curling of finger give the direction of magnetic field। तो आप देखो, अगर हम लोग इसके करंट के डायरेक्शन में अपने थंब को रखते हैं, तो आप बताओ किधर जा रहा है? ये ऐसा एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे देखो, ऐसे घूम के आएगा। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ये देखो मैं बना दूं क्या, एक समझाता हूँ। ये ऐसा बना, ये देखिए, ये ऐसे घूम के ऐसे आ रहा है, ठीक है ना? इतना तो समझा। लेकिन हमें जनरल फार्मूला क्रिएट करना बेटा, तो हम लोगों ने क्या किया, इस जगह पे देखो, ऐसे फिंगर को रखा, उस जगह किधर जा रहा है? इनवर्ड। तो जब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की हम लोग बात करें, ये अगर क्रॉस बनता तो इससे समझ जाइएगा हम लोग बात करेंगे इनवर्ड, समझा? अगर ये डॉट की बात कर रहे हैं तो डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड। क्या लिखेंगे हम लोग? आउटवर्ड। इतना समझा ना बाबू? यस, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझिएगा। इनवर्ड का मतलब पूरे चैप्टर में मैग्नेटिक पूरी में हम लोग बात करेंगे। क्रॉस कहीं दिखा तो मान लीजिए इनवर्ड जा रही है, या तो करंट हो सकता है या तो मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, और डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड। तो आप खुद नोटिस करिए, राइट साइड में कैसा जा रहा है अपने लोग का फिंगर, बोर्ड के इनवर्ड जा रहा है, तो यानी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो गया। ये पॉइंट बोल दीजिए पी, और कितने डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस पे हम लोगों ने ले लिया। यहाँ पे हमने एक छोटा सा एलिमेंट कट किया, उसकी लेंथ को हमने बोल दिया dl। क्या बोला बेटा? d इंटू एल, ऐसा बोला। एंगल इनके बीच बोला कितना? थीटा डिग्री। तो यहाँ पे छोटा सा लेंथ लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड भी छोटा सा होगा, इतना तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो। तो यहाँ पे जो dl है, ध्यान से सुना, एक छोटा चीज मैं बता दे रहा हूँ। अगर मैं dl में I से मल्टीप्लाई कर लूं, तो I dl इज कॉल्ड मैग्नेटिक एलिमेंट। क्या बोलेंगे बेटा? मैग्नेटिक एलिमेंट। ये स्पेशल नाम है इनका, आपको याद रखना है। मैग्नेटिक एलिमेंट, मैं क्या लिख रहा हूँ? इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक एलिमेंट क्या होगा? I इंटू dl इज कॉल्ड मैग्नेटिक एलिमेंट। बहुत सारा न्यूमेरिकल हम लोग खुद ही देखते हैं, आप खुद देखोगे बुक में, क्वेश्चन में बोल देता मैग्नेटिक एलिमेंट इज गिवन बाय। अब बच्चे समझेगा कि ये क्या होता है, आपको सिर्फ इतना समझना, I इंटू dl इज कॉल्ड मैग्नेटिक एलिमेंट, ठीक है ना? अब देखो बाबू साहब ने एक्सपेरिमेंट किया, इन लोगों ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, क्या फाइंड किया, देखिएगा। इनका स्टेटमेंट ये था कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। पहला ऑब्जर्वेशन इनको ये मिला। जब दूसरी ऑब्जर्वेशन इन्होंने देखा, इनके बीच का गैप कम ज्यादा कर रहे थे या लेंथ वायर का कम ज्यादा कर रहे थे, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा था। लेंथ को छोटा कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड कम मिल रही थी, लेंथ को बड़ा कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड बड़ी होती जा रही थी। तो इनको ये समझ में आया कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है? लेंथ की होती है। तो आप ये दूसरी पॉइंट ऑब्जर्वेशन ये लिखोगे कि dv डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl, ठीक। तीसरी बात इन्होंने बोला कि जो dv होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली होता है। फोर्थ बात ये भी बोल रहे थे कि बेटा एंगल पे भी डिपेंड करा, अगर वायर ऐसा इसके ऐसा तो परपेंडिकुलर हो गया, अगर ये पॉइंट कम ज्यादा एंगल करेंगे हम लोग, तो मैग्नेटिक फील्ड पे इफेक्ट आ रही थी, चेंज हो रही थी, ठीक है ना? तो यहाँ इनको मिला कि जो dv है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ज्या, मतलब साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कंबाइनिंग दीज इक्वेशन, तो जब हम कंबाइन करेंगे बेटा, कंबाइनिंग दीज इक्वेशन, ध्यान से सुना, जब कंबाइन करेंगे देखो लेफ्ट साइड में dv है, तो dv प्रोपोर्शनलिटी लगा दो I dl अपॉन, और साइन भी आएंगे, साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये कंबाइन करने पे हम लोगों को मिला, ठीक। अब जब भी हम लोग प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हम कांस्टेंट यूज करते हैं, राइट। तो देखो dv इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी इन्होंने यूज किया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। क्लियर है? यस, इतना समझ के रखना।
अब देखो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको बताया था क्या होता है बेटा, टेस्ला, या और क्या लिख सकते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं हम लोग। तो एक्चुअली में हम लोग यहाँ पे अभी जो हम लोग लिखेंगे वो टेस्ला लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, टेस्ला, टी फॉर टेस्ला, ठीक। अब म्यू नॉट क्यों बोलते हैं बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है बेटा 10⁻⁷। क्या लिखेंगे, 10⁻⁷। यूनिट की बात करें तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये यूनिट होता है, ठीक। तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अब बच्चों के दिमाग में आता है म्यू नॉट क्या होती है। म्यू नॉट को एक्चुअल में हम लोग क्या बोलते हैं, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या लिखोगे बेटा, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। देखो तो परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको हम लोग बोलते हैं म्यू नॉट को। ऐसे होता है रिलेटिव परमेबिलिटी, आप ये भी साथ में ही लिखते जाओ ताकि क्लियर है। रिलेटिव परमेबिलिटी, तो रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होता है बेटा, म्यू आर। और म्यू आर का देखो रिलेटिव परमेबिलिटी का डेफिनेशन क्या होता है, द रेशियो ऑफ परमेबिलिटी ऑफ मीडियम टू परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब म्यू अपॉन म्यू नॉट, दिस इज रिलेटिव परमेबिलिटी, दिस इज यूनिटलेस होती है। क्लियर है, ये चीज आपको समझ के रखना है। अब आपको पता है कि सर मैग्नेटिक फील्ड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इनको इन वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, इन वेक्टर फॉर्म। तो इन वेक्टर फॉर्म में क्या बनेगा, dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। आई तो स्केलर क्वांटिटी होता है, करंट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो हमें dl एक्चुअली में यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये याद रखना। और एंगल हमेशा dl और r के बीच में आ जाएगा, ठीक है ना, उसके डायरेक्शन में, ठीक। तो यहाँ पे हम लोगों ने वेक्टर में अरेंज करना, तो dl क्रॉस r लिखेंगे हम लोग, dl क्रॉस r। अब नीचे देखो r स्क्वायर था, एक r ऊपर मैंने एक्स्ट्रा किया, तो नीचे आ जाएगा r क्यूब, यूनिट हो जाएगा टेस्ला, जो पहले था वही अभी भी है। तो ये चीज आपको लर्न करके रखना बेटा। अगर वेक्टर फॉर्म में बात करें तो i dl क्रॉस r लिखेंगे, r क्रॉस dl लिखेंगे तो आगे माइनस लिख देंगे। क्लियर है ना बॉयज, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, अच्छे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये नोट कर लो। इसके बाद हम लोग लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनिटी लॉन्ग वायर। इसके बाद इसका एप्लीकेशन ही देखने जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, क्या लिखेंगे हेडिंग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो देखो हेडिंग है, मैं हेडिंग प्रॉपर बुक से ही लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बट हेडिंग वही रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या चीज, लॉन्ग स्ट्रेट वायर। देखो हेडिंग में देता हूं बेटा आपको, ठीक है। तो हेडिंग रहेगा करंट इन अ स्ट्रेट लॉन्ग वायर, तो हेडिंग हमारा ये रहेगा करंट इन अ स्ट्रेट लॉन्ग वायर, लॉन्ग वायर। देखो मैग्नेटिक फील्ड यानी करंट इन अ स्ट्रेट लॉन्ग वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, हेडिंग तो ऊपर वाला रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ स्ट्रेट लॉन्ग वायर, इनफाइनिटी लॉन्ग वायर। तो उसमें जब करंट फ्लो करेगा तो आपको पता है अपने आजू बाजू एक फील्ड क्रिएट करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो कितना करेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो तो पता होना चाहिए। तो हम लोग इसके लिए वर्किंग करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो सिंपल वे से आप समझिएगा, मान लीजिए हमने ये ऐसे करके इनफाइनिटी लॉन्ग वायर माना, ठीक। ये देखिए ये डॉटेड का मतलब हो गया इनफाइनेटली, ऐसे नीचे भी इनफाइनेटली हम मान सकते हैं, ठीक है नीचे। अब देखो ऊपर करंट जा रही है, ऊपर क्या जा रही है बेटा, करंट। एक एरो प्रॉपर बना दे रहा हूं ताकि हाईलाइट करके दिखाऊं तो समझ में आएगा। ये करंट कितना जा रहा है, ऊपर आई, यहां से हमें r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए, कितने डिस्टेंस पे, r। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया, उसको हम लोग क्या बोलते आ रहे हैं, dl। dl की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या होगा, कितने डिस्टेंस पे, r। और आपको पता है ये r वेक्टर मान लेता हूं, ये dl वेक्टर, पॉइंट के बीच का जो एंगल है उसको क्या बोला हम लोगों ने, थीटा। समझा ना। तो देखो ऊपर जा रही तो मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे किधर रहेगा, इनवर्ड रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड किधर रहेगा बेटा, इनवर्ड। यहाँ पे क्या होगा, ये पॉइंट बोल दो P, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा, ठीक है ना। तो जो स्टेट बोर्ड की बुक में है वो चीज मैं डेरिवेशन करके दिखा दे रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको एक जनरलाइज फार्मूला दे रहा हूँ, किसी भी एंगल पे बात करें आप इजीली बता लोगे उस स्टैंडर्ड फार्मूले से।
बट स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें वो चीज सिखाता हूँ। तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू किसके, बायोट सेवर्ट लॉ। क्या बोला इन्होंने कि जो डीवी होगा बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर होगा। क्या होगा, डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, ये वेक्टर में, ठीक। तो जो वेक्टर हटा देंगे हम लोग, तो डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये चीज आपको पता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें तो हम लोग लिखते हैं बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्या लिखेंगे, म्यू नॉट अपॉन, एक सेकंड है बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हम लोग को मालूम है, ठीक है। एंगल हम लोग यही लेंगे, हमेशा डीएल और आर के बीच का एंगल कंसीडर किया जाएगा। लेकिन एक थोड़ा प्रैक्टिकली चीजें सीखो, अगर ये थीटा तो ये रिमेनिंग एंगल कितना बना 180 माइनस थीटा, ये सान लो एस। तो आप थोड़ा सा ध्यान देना, अगर ये जो साइन थीटा लिखा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल, अगर ये साइन थीटा है तो क्या हम 180 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं या नहीं, आप मुझे इसे प्रैक्टिकली बताइए। लिख सकते हैं। आप देखो, आपको पता है कि जो साइन थीटा होता है वो साइन 180 माइनस थीटा की इक्वल होती है, और साइन थीटा अगर हम लोग बात करें तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ऐसा लो, अगर इसको हम एंगल मान रहे हैं तो साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो अपोजिट कितना है आर और हाइपोटेनियस कितना अंडर रूट, देखो पाइथागोरस लगाओ और ये लेंथ को आप बोल दो एल, क्या बोल दिया आपने एल, तो ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर और प्लस स्मॉल एल ले लो, ये स्मॉल एल मान लो, ठीक है ना, समझा। तो पाइथागोरस से हम लोग को ये मिल जाएगा। तो जब यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे बेटा साइन थीटा या साइन हमने लिख दिया 180 माइनस थीटा, दोनों बात सही है, ठीक है ना। देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और साइन इसकी वैल्यू मतलब ये है आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, समझा ना इतना, यस। तो देखो आगे की वर्किंग देखो, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू आर को भी पहले लिख लो, आई इंटू आर इंटू डीएल और डिवाइडेड बाई क्या बनेगा बाबू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल दी पावर 3/2। इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो आप बात करो, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं आना चाहिए। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू आर डीएल ऊपर रहेगा, बाकी यहाँ देखो पावर 1 है और रूट मतलब होता है पावर हाफ, तो आप अगर ऐड करोगे 1 प्लस 1/2 तो 3/2, तो पावर हो जाएगा एक्चुअल में 3/2, ठीक है। अब अगर हमें चाहिए इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है बेटा, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, तो अगर हम इसको बोलते कि ये मिड पॉइंट है, इसका मिड है, तो जितना दुनिया ऊपर है उतनी दुनिया इसके नीचे है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग निकालेंगे बी नेट, इंटीग्रेशन मतलब इसको कर दिया हम लोगों ने, किसको, डीबी को, तो डीबी का करने का मतलब माइनस इनफाइनाइट से हम लोग कहा जा रहे हैं प्लस इनफाइनाइट, ये देखो ये मान लो प्लस इनफाइनाइट और इसके नीचे जो है माइनस इनफाइनाइट है, ठीक है ना। तो जब हम माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट करेंगे तो पूरी रॉड हमारा इंक्लूड हो जाएगा, ठीक। देखो पुट कर लीजिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पावर 3/2 इंटू डीएल। तो देखो एक प्रॉपर्टीज होता है आपको याद रखना बेटा कि अगर आपका माइनस ए से प्लस ए तक कोई डेटा और एफ ऑफ एक्स है इंटीग्रेशन, तो इसे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 से ए एफ ऑफ एक्स, ये मैथ का एक प्रॉपर्टीज है, वो यूज कर लीजिए। तो जब हम यहाँ पे लिखेंगे 0 से स्टार्ट करेंगे तो डबल, क्योंकि देखो आधा ऊपर है आधा नीचे है, तो इसका डबल हम कर सकते हैं आधा निकाल करके, 2 इंटू 0 से कहा बोले इनफाइनाइट, 0 से हम लोगों ने कहा चला गया बेटा इनफाइनाइट। तो आपका बहुत सारी चीजें कॉमन ले लो पहले, तो म्यू नॉट आई इंटू आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये कॉमन नहीं होगा, इसको अंदर ही रखेंगे, ये इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल दी पावर 3/2। इतना समझा ना आपने, इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, क्योंकि म्यू नॉट आई आर को मैंने बाहर ले लिया, 2 तो इसकी वजह से आया क्योंकि 0 से इनफाइनाइट लिखा, 4 पाई, ये डीएल क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें भी लेंथ आ रहा था और डीएल का फंक्शन है उसके साथ इंटीग्रेशन हो रहा,
तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे, आपके स्टेट बोर्ड के बुक में येलो कलर से या ब्लू कलर के एक सर्कल बना करके उसको समझाया है, राइट, कि इसकी जो वैल्यू आएगी एग्जाम में नहीं मिली है, आप डायरेक्ट ऐसे मेंशन करके इसकी वैल्यू लिख देना। कितना आपका बेटा 1/r²। तो देखो 2 इंटू म्यू नॉट आई इंटू आर अपॉन 4 पाई, और इसकी वैल्यू कितना आया 1/r²। तो देखो ये एक आर और एक आर कैंसिल हो जाएगा, और ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर अगर हम लोग बात करें तो म्यू नॉट आई अपॉन क्या है बेटा 2 पाई आर। तो मैग्नेटिक फील्ड ये आ जाएगा यूनिफॉर्म स्ट्रेट लॉन्ग वायर, बहुत इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, तो मैग्नेटिक फील्ड आता है म्यू नॉट आई बाई 2r। यस, अगर हम लोग बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट, तो सेमी इनफाइनाइट का मतलब आधा है। अगर वो 1000 मीटर का, तो 500 मीटर के लिए क्या होगा, तो उसके लिए इसका हाफ कर देना, तो सेमी इनफाइनाइट के लिए आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। नहीं समझा? समझना चाहिए। अगर ये देखो ये रॉड है इतना बड़ा, तो इसके पूरे की वजह से इतना आया, तो इसके आधे के लिए तो जो मैग्नेटिक फील्ड आया इसका भी तो आधा हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, ये आ जाएगा अपना सेमी इनफाइनाइट के लिए। तो देखो जो सीबीएसई बोर्ड के बुक में है, इसकी जनरलाइज फार्मूला हम जब प्रूफ करते हैं, ये नोट कर लीजिएगा अच्छे से। मान लीजिए इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है ऐसा, ठीक है ना, ये मान लीजिए सेंटर नहीं ले रहा हूं, डिफरेंट एंगल दिखा दे रहा हूं, ये ऐसे और इसको ये ऐसे, इसको हमने मान लिया θ1 और इसे बोल दिया θ2, और करंट जा रही है अपना ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो हम प्रूव करते हैं जनरल फार्मूला बेटा r डिस्टेंस पे, तो ये आता है b = म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू r, और ब्रैकेट में आता है sin θ1 प्लस sin θ2। ये जनरलाइज फार्मूला होता है, आप खुद नोटिस करिए, ध्यान से सुना। अगर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है तो θ1 θ2 कितना हो जाएगा, ये 90 की तरफ जा रहा है ना, आप खुद देखो, जैसे ये प्रॉपर समझ में आया। आप देखो ये लेंथ जितना बड़ा करते जाओ, मान लो यहाँ आगे ऐसे, आप सोचो ये एंगल ये किसकी तरफ भागती जा रही है, पाई/2 की तरफ, और आगे जाओगे तो ये देखो ये एंगल और बड़ा होता है, तो ये 90 की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। तो जब इनफाइनाइटली वर्ड बोलते हैं तो θ1 θ2 बिकम्स 90 डिग्री, और sin 90 कितना होता है 1, तो 1 + 1 2, तो 2 2 जा 4, इसको 2 से कट करोगे तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर आया कि नहीं आया। अगर सेमी इनफाइनाइट है तो सेमी इनफाइनाइट कहने का मतलब इनका ये होता है बेटा कि हम लोगों ने ये इनफाइनाइट लिखा, तो ये जो पॉइंट है इसके एक एंड पे आ गया, तो एंड पे आने का मतलब एक एंगल 0 हो गया, और एक एंगल किसकी तरफ चला गया π/2 की तरफ, तो 0 और +1 1 ही हो गया, तो ये वही बच जाएगा हमारा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। ये देखो, तो ये जनरलाइज फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बेटा, समझ में आया अच्छे से? यस, अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर कर लीजिएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट हेडिंग आप लिखोगे, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए बेटा, इसको पहले अच्छे से नोट कर लो। देखो आई थिंक समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए किसी को। अब नेक्स्ट हेडिंग आ सकता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क लेंथ। आर्क लेंथ मतलब सर्कल का एक छोटा सा पार्ट होता है, छोटा सा हिस्सा होता है, पार्ट होता है, एलिमेंट होता है, समझा ना? जैसे आप अपने फैमिली का एक छोटा सा पार्ट लो, ऐसे वो सर्कल का एक छोटा सा पार्ट होता है, वो चीज याद रखिएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग जो आ रहा है हम लोग का, वो चीज नोट कर लो है बेटा। लेकिन इससे पहले एक चीज और मैं समझा दे रहा हूँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल वायर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो नेक्स्ट हेडिंग आ रहा है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल वायर। ध्यान देना, ये देखो हेडिंग है, ये भी बहुत पूछा गया है आपके स्टेट बोर्ड के बुक में, और सीबीएसई वाले तो वो यहाँ पे अलर्ट हो जाइएगा, उनके लिए तो बहुत न्यूमेरिकल इसमें आए हुए हैं, ठीक है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल वायर। देखो पैरेलल का मतलब हम लोग फैमिलियर है कि ये दोनों आपस में क्या पैरेलल है, लेकिन यहाँ पैरेलल इसका मतलब ये है कि करंट सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल। अगर अपोजिट, एक ऊपर जा रही करंट, एक नीचे जा रही, तो उसको बोलते हैं एंटी पैरेलल। ठीक है, देखते हैं अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, मैं आपको समझा देता हूँ, 100% डाउट तो नहीं रहेगा, इतना तो मेरी गारंटी है। देखो, लेट टू कंडक्टर्स 1 and 2, हमने नाम भी दे दिया 1 and 2, इसको बोल दो 1, और जो दूसरा कंडक्टर है
इसको नाम आपने दे दिया 2। करंट की जो डायरेक्शन है मान लेता हूं इसमें ऊपर की तरफ जा रहा हूं, कितनी करंट जा रही है बेटा I1, इसमें करंट कितना जा रही है I2, ये दूसरा हो गया। इन डिस्टेंस बिटवीन टू कंडक्टर इज D, मान के चलो कितना मान लिया D। अब देखो ये अभी आपको ऑब्जर्व नहीं हो रहा कि ये जो वायर है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, अभी हमें भी नहीं पता है कि अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, मैं कैसे बोल दूं। तो कुछ लॉज मैंने सिखाया था, उस लॉज का यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो वायर 1 है वायर 1 की वजह से लोग पता करेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कितना किया वायर 2 के पास, राइट। तो देखो थंब को रखेंगे, थंब तो अपना जिंदाबाद है ना, अब नहीं है तो उसकी सॉरी उसके लिए, बट जिनके पास है वो थंब को क्या करोगे वायर 1 पे रखोगे, करंट के डायरेक्शन में कर्ल करोगे तो उस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, यानी इस जगह पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखो मैं बना के दिखा दे रहा हूं ऐसे, देखो ये देखिए ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम बनाते जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको बना के बताया, ये ऐसे ऐसे। तो इस जगह पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ड। अब आपको पता है कि when current carrying conductor placed in a magnetic field then conductor experience a force कितना ILB sin थीटा, क्या लिखते हैं लोग ILB sin थीटा, मालूम है ना। तो जब भी हम कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रख देते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर फोर्स लगता है कितना ILB sin थीटा। तो सबसे पहली बात यह है इन्होंने क्या किया, एक यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया कितना, मान लो B1 इसलिए लिखा क्योंकि वायर 1 ने किया तो इसको मैंने B1 बोला। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, करंट ऊपर जा रही है तो आपको लेफ्ट हैंड रूल यूज करना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या बोला, व्हेन इंडेक्स फिंगर प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट देन थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यस, तो देखो मैं रखने जा रहा हूं आपके सामने, देखो ये इंडेक्स को रखा मैग्नेटिक फील्ड, करंट किधर है बेटा ऊपर है, ऐसे किया तो थंब किधर जा रहा है इधर लेफ्ट साइड में, मतलब इस वायर पे जो फोर्स आ रहा है ये इधर आ रहा है ऐसे, इस डायरेक्शन में हमारा फोर्स आ रहा है। नामकरण कर लेते हैं, वायर 1 2 पे आया, किसकी वजह से 1 पे, तो हम लोग लिखते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। क्लियर है, समझा अच्छे से, प्यार से समझ में आ गया। यस, अब देखो वायर 2 में भी करंट जा रही है ऊपर की तरफ, ये भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड आसपास क्रिएट कर देगा, राइट। तो इसका देखते हैं ये भी अपने आजू बाजू क्या करेगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। देखो ये इसका थोड़ा मैं कमी बनाता हूं मैंने, ये ऐसे, ये अपने आसपास क्या किया मैग्नेटिक फील्ड, ये ऐसे। अब मुझे बताओ वायर 2 पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी 2 की वजह से। देखो आपने थंब रखा, इधर तो इनवर्ड है, ये ऐसे जा रहा है घूम के, तो इधर कैसे निकल के आ रही, मतलब आउटवर्ड हो रही है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन वायर 1 किधर रहेगा, आउटवर्ड, तो इसके लिए डॉट बनाया। अब देखो ये भी किसी के मैग्नेटिक फील्ड में वायर 1 आ गया, यानी उस पर भी फोर्स लगेगा, तो इसमें रखेंगे ये आउटवर्ड है। देखो आपकी तरफ का मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऊपर है तो थंब इधर जा रहा है राइट साइड में, मतलब आपके जो भी होगा मतलब इस तरफ जा रहा है फोर्स की डायरेक्शन, ये ग्रीन से बनाता हूं, तो इस पे फोर्स इधर आ रहा है ऐसा। तो इसको हम लोग लिखेंगे बेटा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब बताओ ये दोनों क्या है नेचर में, अट्रैक्टिव है, एक दूसरे को ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, समझ में आ गया। तो हम लोगों को जब पैरेलल रहते तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिशियन इस बात को बहुत ध्यान देता है, कभी भी वायरिंग करता है तो जो वायर होते हैं बेटा उनको पैरेलल नहीं कहा, अगर नंगा वायर है उस पर कोई भी इंसुलेटिंग कोटेड नहीं किया है तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि शॉर्ट करने का चांस बढ़ जाता है, समझा ना। तो एंटी पैरेलल हम लोग करंट पास करा देते हैं, वो तो ठीक है अलग की बात है, लेकिन हम लोग निकालेंगे कैसे, आपको पता मैग्नेटिक फील्ड कितने d डिस्टेंस पे, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1, तो 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया बेटा, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन इनफाइनाइटली, ये क्या लिखा था अभी याद होगा आपको, म्यू नॉट I बाई 2 पाई आर, तो लिखो ना म्यू नॉट I, बट I1 लिखेंगे क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पे क्रिएट हुआ, तो करंट I1 अपॉन D कितना, डिस्टेंस कितना बेटा D, समझ में आया। अब देखो फोर्स ऑन वायर 2, देन या देयर फोर्स ऑन वायर 2, तो वायर 2 पे फोर्स कितना लगेगा, आपने लिख के रखा F21, तो आपको पता ILB sin थीटा होता, बट साइन यहाँ 90 रहेगा, 90 डिग्री है, तो I इसमें करंट कितना जा रहा है I2, तो लिख दो I2, लेंथ मान लीजिए वायर का किसी रेंडमली मान लीजिए L,
तो आपने एल लिख दिया इनटू बी, बी तो वही लिखेंगे b1, यहाँ पे लिख दो b1, ठीक है ना। मैं पुट कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ समझना है, मुझे समझाना है। तो देखो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, यहाँ पे क्या लिखेंगे I1 बाई डी, आया समझ में। इधर करो वर्किंग, तो देखो F21 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, देखो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई लिखा हम लोगों ने, राइट। और ध्यान देना I1 I2 बाई डी, I1 I2 बाई डी इंटू एल, ये एक्चुअल में वायर पे जो फोर्स लग रही है इतना न्यूटन की लग रही है हम लोग का। लेकिन कुछ मजे की बात, वो लोग क्या पूछते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना लग रहा है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो आपको अगर चाहिए फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होता है बेटा, अगर हम इसको इसी को लेंथ से डिवाइड कर ले एल से, तो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 डिवाइडेड बाई डी, यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। यूनिट क्या लिखेंगे, न्यूटन पर मीटर। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला बेटा, ये याद रखिएगा। अब देखो 2 इतना आया तो 1 2 कितना होगा, 1 2, आप इसका नेगेटिव लिख दीजिए -2 1। देखो दोनों फोर्स की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है सेम आएगी बट डायरेक्शन अपोजिट आएगी। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन देता है कि फोर्स जो 2 पे एक्ट हो रहा हो मान लीजिए 20 न्यूटन, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 पे कितना लग रहा है बेटा 20 न्यूटन, तो अगर वो क्वेश्चन पूछा 1 पे कितना लगेगा -20 लिखना, बस न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम रहेगी बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, ये इधर तो उधर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये चीज आप नोट करके रखना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होता है। कुछ करना नहीं बट ऐसे इतना ही वर्किंग करोगे आपको 2-3 मार्क्स मिल जाएगा। न्यूमेरिकल इस पे आते रहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में बहुत सारे देखोगे कभी कभी क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ गिवन होता है, डिस्टेंस पूछा जाता है, कोई करंट दिया जाता है, दूसरी करंट पूछ लिया जाता है। तो जो फोर्स पर यूनिट लेंथ यूनिट को भी ध्यान में रखना होता है जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लो अच्छे से। नेक्स्ट डे हम लोग का आएगा बेटा, जो भी आएगा मुझे लग रहा है ये आर्क की वजह से आना चाहिए। तो जितना आपके पोर्शन में है मैं 1 to 1 सब डिटेल में समझा दे रहा हूँ, अच्छे से आप इनको नोट करके प्रैक्टिस कर लो ताकि बोर्ड में अच्छा मार्क्स आ जाए और आप लोग मिठाई जरूर खिलाइए अगर मार्क्स अच्छा आ रहा और आएगा 100% अगर आप मेहनत करोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट इन अ सर्कुलर आर्क। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय देखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्रोड्यूस्ड बाय करंट इन अ सर्कुलर आर्क, प्रोड्यूस्ड बाय करंट इन अ सर्कुलर आर्क ऑफ वायर, ऐसा मान लो आर्क ऑफ वायर मैंने लिख दिया यहाँ पे, शायद बुक में भी लिखा होगा आप देख लो। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट इन अ सर्कुलर आर्क वायर। आर्क का मतलब क्या होता है, अभी मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा होता है, पार्ट होता है, राइट। तो कंप्लीट सर्कल नहीं है, तो अगर छोटी सा पता है तो कुछ चीजें चेंज करूंगा, पूरे सर्कल का मिल जाएगा, आधे का मिल जाएगा, क्वार्टर का मिल जाएगा। लेकिन हम क्वार्टर भी नहीं ले रहे, थोड़ा सा एलिमेंट ले रहे हैं। जैसे समझो मान लीजिए हमने ये ऐसे माना, ये अपना एक वायर है, वायर का एक आर्क लेंथ है, ठीक। अब देखो ये इसको थोड़ा और हाईलाइट कर दो ताकि आप अच्छे से इनको समझ पाओ। ये ऐसा हम लोगों ने मान लिया, ये अपना वायर है, हाईलाइट कर दिया ताकि आप समझो इनको। ये आर्क है और इसका जो रेडियस है बेटा, ये रेडियस ऐसा कितना मान लीजिए आर। आपको एक लेंथ बड़ा ज्यादा दिख रहा है उस पर मत फोकस करिएगा, हमने रेडियस इक्वल दिखा दिया, ठीक है ना। कितना माना आर, और एंगल सबटेंड करा बेटा थीटा, इस लेंथ को बोल दिया ए, इससे बोल दिया बी, ये रेडियस हो गया। और ये यहाँ पे जो छोटा सा एलिमेंट हम लोगों ने कट किया कितना, डी एल एलिमेंट ले लिया। मान लो यहाँ पे हमने एक कटिंग किया ए ऐसा, इसकी लेंथ कितना बेटा डी एल, और ये जो रेडियस है इस रेडियस को हमने कितना ले लिया आर, ये रेडियस आर ले लिया। एंगल कितना बेटा थीटा, ये चीज ध्यान देना। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ कितना होगा, और करंट ये ऐसे जा रही है, इसमें करंट ऐसे जा रही है, बताएंगे आप, यस आप बता लोगे, अब कोई दिक्कत नहीं। तो यूजिंग बायोट-सेवर्ट लॉ, क्या लिखोगे बेटा यूजिंग बायोट-सेवर्ट लॉ। तो यूजिंग बायोट-सेवर्ट लॉ क्या होता है, अभी भी मैंने सीखा है, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन
आर स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे साइन, बट साइन 90 डिग्री है, देखो ये 90 डिग्री, राइट। और नीचे क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू आया बेटा, डीबी की वैल्यू आया। तो मुझे टोटल लेंथ ए बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो उसके लिए हम लोग को इंटीग्रेशन करना, तो लिखेंगे टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, ऑफ लेंथ, इंटायर लेंथ ए एंड बी के बीच का। तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ए टू बी, क्या लिखेंगे बेटा, म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये हम लोगों ने लिख लिया। क्लियर है ना, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। तो देखो म्यू नॉट आई को भी बाहर ले लो अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर तक के भी बाहर आ जाएगा, बचेगा डीएल। क्या बच जाएगा हम लोग का, डीएल। अब डीएल क्या होगा, अगर हम लोग बात करें, आपको सबको पता होता है आर रेडियस इंटू थीटा, यहाँ लिख सकते हैं डीएल। देखो आपको पता ना कि जो एंगल होता है, एंगल होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो आर्क लेंथ थीटा, आर्क लेंथ मान लीजिए ए एंड बी है और रेडियस कितना है आर, तो ए बी की जो वैल्यू आ जाएगी आर इंटू थीटा। तो ये जो हम इंटीग्रेट करेंगे डीएल डीएल डीएल, एक्चुअल में ए बी की लेंथ आएगी, और इसकी जगह पे हम लोग लिख लेंगे म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर थीटा। तो एक आर कैंसिल हो जाएगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर वे से आ रहा है ना, वो याद रखिएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना 4 पाई आर और ब्रैकेट में थीटा, ये स्टैंडर्ड फार्मूला आप याद रखिएगा इनको। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू 4 पाई आर और इंटू थीटा, ये स्टैंडर्ड फार्मूला आर्क लेंथ की वजह से। अब मैं आपको समझाता हूँ, सोचो अगर ये सेमी सर्कुलर वायर होता है ये ऐसे, तो ये बताओ इनके बीच का एंगल कितना लेंगे हम लोग, दोनों इनके बीच का एंगल कितना बन रहा है, ये देखो पाई बाई, मतलब पाई 180 बन रहा है। पाई मतलब क्या होता है 180 डिग्री। तो देखो b इज इक्वल टू, इसके लिए क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर इंटू क्या लिखेंगे पाई, क्या लिखेंगे बेटा पाई। तो ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4r, ये इतना टेस्ला आ जाएगा। समझा कि नहीं, टेस्ला। अगर ये कंप्लीट सर्कल होता, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि अगर कंप्लीट सर्कल है, ये कंप्लीट सर्कल, तो कंप्लीट सर्कल मतलब थीटा 2 पाई हो जाएगा। देखो ऐसे थीटा, तो ये जो थीटा होता है बेटा ये 2 पाई हो जाएगा अपने लोग का। तो रख दो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर इंटू 2 पाई, पाई पाई गया 2 2 जा 4, तो कितना आया आंसर, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। यूनिट क्या लिखेंगे, टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लेंथ, मतलब सर्कल, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या लिखते हैं हम लोग, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, मतलब 2r टेस्ला। पाई नहीं आता, अगर रॉड होता, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर होता तो पाई नीचे आता, दोनों में डिफरेंस समझ लेना। अगर सर्कुलर जैसा है तो पाई नहीं आएगा, स्ट्रेट होगा तो उसकी वजह से पाई आ जाएगा। उसके लिए फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर है, यस, आप इनको नोट कर लो। नेक्स्ट आएगा बेटा एक्सियल कंडीशन में क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड। ये समझने के बाद हमारा एक टॉपिक और बचेगा जिसको हम बोलेंगे एम्पियर्स लॉ, एम्पियर सर्कुलर लॉ, ठीक है ना। वो भी इंपॉर्टेंस है, उनके एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंस है, वो मैं आपको सिखा देता हूँ आज ही के लिए, तो लास्ट तक बने रहिएगा। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, नेक्स्ट हेडिंग मैं आपको लिख दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो। नेक्स्ट हेडिंग हमारा आ रहा है एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, हेडिंग मैं लिख दे रहा हूँ फिर समझाता हूँ। एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड, क्या लिखा हम लोगों ने, एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, ये सी है, प्रोड्यूस्ड बाई, किसकी वजह से बेटा, करंट इन अ सर्कुलर लूप, इसकी वजह से क्या होगा। देखो कई तरह से हम डायग्राम बना सकते हैं। अगर स्टेट बोर्ड की डायग्राम की बात करें तो भी आप बना सकते हो इजीली, राइट। देखो स्टेट बोर्ड में डायग्राम कैसा बना है वो मैं बना दे रहा हूं। देखो ये ऐसा आपने एक सर्कल कंसीडर किया, ठीक, तो ये इसका सेंटर है, ये इसको इन्होंने बोल दिया जेड डायरेक्शन। ये कौन सी डायरेक्शन है बेटा, जेड डायरेक्शन। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इस पॉइंट पे ऐसे इसको इन्होंने बोल दिया बेटा वाई एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस, और ये हो गया जेड एक्सिस। फिर इसके यहाँ पे ले लो ये ऐसे, तो इसको बोल दीजिए एक्स एक्सिस।
ये तीनों आपस में एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, आपको देखने में भी पता चल रहा है, राइट। डायरेक्शन ऑफ करंट एक्चुअल में ऐसा इन्होंने बना लिया, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है। ध्यान देना, मैं डायग्राम बुक से ही बना दे रहा हूं ताकि आप इजी रहे, कोई दिक्कत ना रहे। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे चाहिए, कहाँ पे चाहिए बेटा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो इसके लिए हम लोग इस पॉइंट को ज्वाइन करिए, ऐसे इस पॉइंट को हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया ऐसे, इसको एंगल बोल दिया कितना, थीटा। बाकी रेडियस हम लोग का आर ही रहेगा। यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लो मैग्नेटिक फील्ड डीएल, तो डीएल की डायरेक्शन एक्चुअल में इस पॉइंट पे ऐसे रहेगा। ये किसकी डायरेक्शन हो गया बेटा, डीएल, और मैग्नेटिक फील्ड करंट का इधर हो गया। और क्या चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पे डीएल वापस के भी लिख सकते हो डीएल, और ये डिस्टेंस है जेड, और से मान लीजिए आर। तो देखो ये अगर थीटा बेटा तो मैग्नेटिक फील्ड, अभी मैं मैग्नेटिक फील्ड समझाता हूँ, बाकी तो कुछ चाहिए नहीं, इसको वो पॉइंट बोल दो, ठीक है। अब मुझे पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिटरमाइन करना किधर होगा। देखो आप क्या करोगे, थंब को प्लेस करोगे या करंट को देखो इसमें रखो या थंब को ही रखो, ऐसे करंट जा रही है, करंट जा रही है, अपना ऐसे समझो, ऐसे करंट जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड उस जगह पे क्या होगा, ये ऐसे जाएगा। देखो आप इसको ऐसे इमेजिन करो, ये ऐसे, ठीक है ना। तो अगर करंट आपका ये ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, और यहां से आपको आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो आपको क्या करोगे, यहाँ देखो एक छोटा सा एलिमेंट मान लीजिए डीएल लिया, क्या ले लिया, डीएल। तो देखो आपने डीएल लिया और ये डिस्टेंस है अपना आर, क्या बेटा आर, और इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो आपको थंब को रखना है डीएल पे, देखो डीएल पे रखा, और इस पॉइंट पे ध्यान देना मैग्नेटिक फील्ड तो किधर जा रहा है, ये कुछ ऐसा आएगा, ऐसा इमेजिन करोगे तो ऐसा आएगा। लेकिन अपना डायग्राम ऐसा है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है बेटा कुछ ये ऐसे जाएगा। ये डायग्राम को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अगर बहुत डिटेल्स में नहीं जाना तो आपको ऐसे कर लेना। ये एंगल यहाँ पे जो बनेगा वो थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये अगर थीटा तो बाई ज्योमेट्री ये भी थीटा ही आता है। तो डीबी के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इधर आ जाएगा डीबी साइन थीटा, और इधर का कंपोनेंट रहेगा डीबी कॉस थीटा। क्या रहेगा बेटा, डीबी कॉस थीटा। इस पॉइंट को बोल दो पी। डायग्राम समझ में आया, एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा इनको अच्छे से डायग्राम की, बाकी मैं समझाता हूँ, ठीक है ना। ये सेंटर हो गया, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये ऊपर वाला क्या रहा, जेड एक्सिस। डायग्राम समझे ना, आपको समझो इस जगह पे डीएल है, ये डीएल की डायरेक्शन हो गई, और यहां से परपेंडिकुलर मैंने आर लिया, ये परपेंडिकुलर है। तो जब आप यहाँ फिंगर रखोगे ऐसे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा, घूम के ऐसे ही आ रहा है ना, इसके परपेंडिकुलर, ये ऐसे, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर बनेगा, लेकिन अपना करंट जो है ये ऐसे घूम के आ रही है ऐसे। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, देखो मैग्नेटिक फील्ड अगर आप डायग्राम प्रॉपर उलट के देखोगे तो ऐसे ही जाता नजर आ रहा है, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखेंगे हम लोग, आप मुझे बताइए, आप 100% कर सकते हो, ठीक है ना। आई थिंक डायग्राम समझ में आ गया होगा। तो यूजिंग बायोट सेवर्ट लॉ लिखेंगे हम लोग, यूजिंग बायोट सेवर्ट लॉ। तो बायोट सेवर्ट लॉ यूज करोगे तो लिखोगे डीबी इज इक्वल टू, वेक्टर नहीं लगा रहा, कोई मतलब नहीं, म्यू नॉट आई डीएल अपॉन 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। क्या लिखा बेटा, आर स्क्वायर। तो ये तो डीबी आया, लेकिन डीबी अगर हम एक छोटा सा जस्ट एलिमेंट यहाँ लेते हैं तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा, इसका भी डीबी कॉस थीटा ऐड होता रहे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड डीबी कॉस थीटा, डीबी कॉस थीटा, डीबी कॉस थीटा ऐड हो रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, लेकिन उसके परपेंडिकुलर वाला एक दूसरे को कट करके जा रहा है, कैंसिल कर दे रहा है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड लिख लो ना, डायरेक्ट चलेगा, यस। तो आप लिख लो नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखेंगे बेटा, डीबी कॉस थीटा आएगा, याद रखना। तो जो बी आ रहा डीबी कॉस थीटा, इंटीग्रेशन कर दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा इंटीग्रेशन। आइए, डीबी म्यू नॉट आई डीएल अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा, इंटीग्रेशन। समझा ना, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं आना चाहिए आप लोगों को कि इसमें क्या प्रॉब्लम करेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब हमें एलिमिनेट करना है कि cos थीटा क्या होगा, बताइए मुझे। cos थीटा की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos थीटा r अपॉन ये लिख सकते हैं, देखो cos थीटा होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो r बाई स्मॉल r, और स्मॉल r की वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इतना समझा आपने,
इतना तो समझ में आ रहा होगा। और आर की वैल्यू तो वही है, तो देखो म्यू नॉट आई इंटू डीएल डिवाइडेड बाई 4 पाई, इस आर की जगह पे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और कॉस थीटा की वैल्यू आ रहा है बेटा आर अपॉन, क्या लिखेंगे लोग, आर अपॉन ये आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल द पावर कितना 1/2, रूट का मतलब क्या होता है 1/2। चलिए सॉल्व करिए फटाफट, आप लोग सॉल्व करते रहिए, मेरे साथ ही करिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है ना। और कुछ चीजें मिसिंग तो नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। तो म्यू नॉट आई इंटू आर बाहर ले लीजिए, 4 पाई भी बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर जेड स्क्वायर एक कांस्टेंट है वो भी बाहर कर लीजिए, डीएल एक वेरिएबल है, तो आ जाएगा आर स्क्वायर जेड स्क्वायर होल दी पावर 3/2 इंटू बचा है डीएल। अब डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, डीएल 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 तो 2 पाई आर होता है, क्या होता है बेटा 2 पाई आर। अगर हम डीएल का इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये 2 पाई आर की इक्वल आ जाएगा। देखो डीएल डीएल एक सर्कमफ्रेंस ना होता है सर्कल का, 2 पाई आर। तो यहाँ पे जो फाइनल फार्मूला आ रहा है वो याद रख लीजिएगा, म्यू नॉट आई इंटू आर 4 पाई ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल दी पावर 3/2 इंटू 2 पाई आर। तो यहाँ से देखो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 ये कैंसिल हो गया, तो जगह नहीं है मैं यहाँ लिखता हूँ चलेगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर। देखो r इंटू आर स्क्वायर नीचे को बच जाएगा 2 और ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल दी पावर 3/2 टेस्ला। तो अगर एक्सियल कंडीशन में हम लोग को चाहिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, तो ये याद रखिएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर जेड स्क्वायर 3/2। समझे ना, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है ना। अब देखो अगर हम लोग बात करें एट सेंटर, अगर हम लोग बात करें एट सेंटर, तो अगर हम सेंटर पे बात करेंगे तो सेंटर का मतलब z की वैल्यू 0 रख दो। तो जब 0 रखोगे इस जगह पे तो क्या आ रहा है, देखो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, z की वैल्यू मैंने क्या बोला 0, तो आर स्क्वायर होल दी पावर 3/2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा ओनली आर की पावर 3। देखो वही बचा ना, ये आर स्क्वायर कैंसिल करोगे तो क्या आ रहा है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। आपको तो पता है कि अगर सर्कल है तो सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड वही आता है, तो ये जनरलाइज फार्मूला याद रखिएगा। इसका पर्पज ये था कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे नहीं, कोई बच्चा पूछे सर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, कोई भी जनरलाइज पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए ये वाला फार्मूला आप यूज कर लीजिएगा। सिर्फ जेड को चेंज करिए, मैग्नेटिक फील्ड आपका चेंज होता चला जाएगा, कोई डाउट नहीं। लेकिन इसमें थोड़ा और हम लोग वर्किंग करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा मैं पॉइंट इसमें ऐड कर दे रहा हूँ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है आप लोग को, ठीक है ना, कोई न्यू पॉइंट नहीं है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ करंट लूप बोला तो मैं लूप की वजह से भी समझा दे रहा हूँ, ये चीज नोट करने की बात है आपको। देखो इसी को थोड़ा सा आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, टॉपिक यही है बट कंटिन्यू थोड़ा कुछ स्पेशल केसेज होते हैं वो समझ लीजिए आप। देखो आपने क्या प्रूव किया बेटा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन में 2 आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल दी पावर कितना 3/2। समझा ना। अब देखो इफ मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई कितने से 2 पाई, अगर 2 पाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ध्यान देना म्यू नॉट आई हमने क्या बोला 2 पाई से मल्टीप्लाई कर लो और उसी 2 पाई से डिवाइड कर लो, एक्स्ट्रा करेगा तो 2 इससे भी करना पड़ेगा, तो 2 2 जा 4 पाई आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल दी पावर 3/2। आपको पता है एरिया क्या होता है बेटा पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है एन आई ए, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है एन आई ए, तो रुके रहो भी सबर रखना पड़ेगा म्यू नॉट, और ये जो 2 है इसको आगे लिख लो 2 इंटू आई, और ये देखो पाई आर स्क्वायर जो बनेगा उसके जगह पे क्या लिख दिया एरिया, ये जो पाई आर है ना पाई आर स्क्वायर उसके जगह पे एरिया यूज कर लिया, अपॉन में 4 आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल दी पावर 3/2। इफ नंबर ऑफ टर्न n, अगर n नंबर ऑफ टर्न है बेटा तो क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न अगर मान लेते हो n है तो आ जाएगा म्यू नॉट n आई ए। देखो नंबर ऑफ टर्न n मल्टीप्लाई कर लिया हम लोगों ने और 2 भी है तो 2 अभी रहने दो, यहाँ लिख लो कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ा इससे पढ़ाते जा रहा हूँ, कोई आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये 3/2 ये समझा ना, ये z है, तो देखो इसकी जगह पे m यूज कर लेंगे तो फार्मूला क्या आ रहा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर जेड स्क्वायर होल दी पावर 3/2 और इनटू जो 2 है इसके साथ ले लो तो ये हो जाएगा 2m।
ये चीज याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ठीक है। अब आप देखोगे ये तो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जग जाए, तो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने क्या सीखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल मोमेंट एट एन एक्सियल कंडीशन इन ऑन पोजीशन। इन ऑन पोजीशन में क्या आता था हम लोग को याद है ना, 1/4πε0 2p/r³, 2p/r³। वो चीज तो आज भी हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल की वजह से। देखिएगा कुछ चेंज है, अगर चेंज है तो मुझे बताइएगा आप लोग कि सर कुछ चेंज है। एनालॉग इसी को बोलते हैं, एनालॉग का मतलब डिट्टो कॉपी करो, कंपेयर करो, लिखो मार्क्स लिखे जाओ। तो देखो अगर हम लोग बात करें इफ, क्या चीज इफ मतलब ये बोल दिया मैंने कि आर जो है या जेड, ऐसा बोलो जेड बहुत बड़ा, जेड मच ग्रेटर देना, आर से बहुत बड़ा लेके चलेंगे आप, देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा μ0 2m अपॉन में क्या आएगा बेटा 4π। देखो आर स्क्वायर 0 हो जाएगा क्योंकि जेड स्क्वायर में छोटे, जैसे आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं, उसमें कोई आपको 50 पैसे दे रहा, तो क्या उसका इंपॉर्टेंस दोगे, उसके साथ ऐड करोगे, नहीं करोगे, बोलोगे जाने दो, ठीक है। तो ऐसे आर स्क्वायर बहुत छोटी डेटा है, तो जेड स्क्वायर बहुत बड़ी है, तो उसके कंपेयर में इसको 0 करो, आर स्क्वायर 3/2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा जेड क्यूब। देखो वही आया ना 1/4πε0 2p/r³, यहाँ पे μ0/4π2m/z³ यूनिट टेस्ला ही रहेगा, ठीक है ना। अगर इक्वेटोरियल होता है तो इक्वेटोरियल में m/z³ रहेगा, ठीक है ना। इसमें और भी कोई एक्स्ट्रा चीजें नोट करने की नीड नहीं है, बस इतना आप नोट करके रखोगे। नेक्स्ट हेडिंग जो आएगा अपना बेटा, नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिएगा, फटाफट आप लिखिएगा एम्पियर्स लॉ। नेक्स्ट हेडिंग आएगा एम्पियर्स लॉ। जितने भी कॉन्सेप्ट है मैं आपको आज क्लियर करके देता हूं आपको। क्या लिखेंगे, एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ। तो ये बहुत डिटेल्स में नहीं समझाने जा रहा हूं, फटाफट आपको समझा दे रहा हूं एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर्स लॉ क्या होता है, इन्होंने ये बोला बेटा कि क्लोज इंटीग्रल b डॉट dl इज इक्वल टू μ0 टाइम्स ऑफ इनक्लोज करंट। ध्यान देना, कौन सा करंट, इनक्लोज करंट। ये किसका लॉ था, एम्पियर सर्कुलर लॉ। इन्होंने क्या बोला, क्लोज इंटीग्रल b डॉट dl इज इक्वल टू μ0 टाइम्स ऑफ इनक्लोज करंट। अगर कोई सर्कुलर लूप है उसमें कितनी करंट जा रही है, तो उसकी वजह से जो b डॉट dl है, इसको मैग्नेटिक फ्लक्स भी बोल सकते हो आप, राइट। तो b डॉट dl इज इक्वल टू μ0, क्या लिखेंगे, I इनक्लोज, कितनी करंट। मैं एग्जांपल से समझाता हूं। देखो मान लीजिए ये आपने एक लूप मान लिया, क्या माना बेटा, लूप। इसमें जो करंट है ये डॉट का मतलब बाहर आ रही है, कितनी आ रही है, I1। एक मान लीजिए दूसरा करंट है कितना, I2। एक तीसरी करंट है वो जो अंदर जा रही है। आपने यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मान लीजिए आपने बनाया, ये किसकी डायरेक्शन है बेटा, B की, और dl ये ऐसा ले लिया, ये dl, और इनके बीच एंगल कितना बना लिया, थीटा, देखो थीटा, ये ऐसा लूप माना। ऐसे सिमिलरली यहाँ पे भी दिखा सकते हो आप, ठीक है ना, ये B की डायरेक्शन। तो आप मुझे बताओ b डॉट dl, ये dl है, तो b डॉट dl की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे समझिएगा। तो क्लोज इंटीग्रल b डॉट dl इज इक्वल टू μ0 टाइम्स ऑफ इनक्लोज करंट। देखो आउटवर्ड करंट को हम पॉजिटिव मान लेंगे और इनवर्ड को निगेटिव, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो I1 I2 पॉजिटिव हो जाएगा, तो इनक्लोज करंट, मान लो यहाँ पे करंट है अपना I4, ये अंदर जा रही है, यहाँ पे करंट है I5 बाहर आ रही है। तो इससे आपको मतलब नहीं है, याद रखिएगा, इससे आपको कोई मतलब नहीं है b डॉट dl लिखने में, वही करंट लिखा जाएगा जो इनक्लोज रहेगा, सर्कुलर लूप में रहेगा। तो I4 और I5 नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा जाएगा, I1। तो आउटवर्ड है तो इसे पॉजिटिव लिख लिया, I2 भी पॉजिटिव है तो लिख लिया माइनस I3। यही है एम्पियर सर्कुलर लॉ। समझ में आया बेटा, बाहर कितना नहीं। लेकिन अगर वो पूछते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या, नहीं होगा, कितना होगा वो नहीं पता करना, आपको सिर्फ ये पता करना है कि उसकी वजह से होगा मैग्नेटिक फील्ड कि नहीं होगा। जाहिर सी बात तो होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन b डॉट dl नहीं होगा उसकी वजह से। ये चीज याद रखिएगा आप लोगों को। प्रूविंग चाहिए होता तो आपको पता है इनफाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान देना, थोड़ा सा प्रूव करके दिखाता हूं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से क्या लिखा था आपने, ये मान लीजिए इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ध्यान से समझिएगा। आपने यहाँ पे एक
डायरेक्शन दिखा दिया मैग्नेटिक फील्ड और करंट इसमें ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक, एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लो, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट मैंने मान लिया, कितने लेंथ का बेटा dl। तो देखो ये सेंटर है, तो इस चलो थोड़ा बड़ा ही मान लेता हूं, ऐसे ये ऐसे ध्यान देना। और ये जो एंगल है d थीटा, कितना बना रहा है बेटा d थीटा, और इसका रेडियस r है, इस सेंटर हो गया। और ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इधर ऐसे, ठीक है ना। तो देखो इसकी वजह से आपको पता मैग्नेटिक फील्ड प्रूव करने जा रहे हैं, तो आपको पता क्लोज इंटीग्रल v डॉट dl कितना आना चाहिए, म्यू नॉट n i। देखते हैं क्या आता है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिटी लॉ ऑफ अभी भी मैंने लिखा म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई इनटू r, ये होता है ना। तो देखो v डॉट dl दोनों का एंगल सेम है, तो cos थीटा, यानी एक लाइन बढ़ा दिया, v डॉट dl इनटू cos 0, cos 0 1 होता है, तो बचेगा क्या v डॉट dl, और b डॉट dl, b की वैल्यू म्यू नॉट i डिवाइडेड बाय 2 पाई r इनटू dl। dl देखो क्या बनेगा बेटा r इंटू डी थीटा, क्या बनेगा r इंटू डी थीटा, यस और नो, एस। तो देखो r इंटू डी थीटा, ये लिखा r r कैंसिल हो गया, तो कॉमन हो जाएगा म्यू नॉट i डिवाइडेड बाय 2 पाई और इंटीग्रेशन डी थीटा। अगर हम थीटा थीटा बात करें तो एक पूरे रिंग की वजह से कितना आएगा थीटा, 2 पाई होता है, कितना होता है बेटा 2 पाई, तो इसकी वैल्यू हो जाएगा 2 पाई, तो आ जाएगा म्यू नॉट i डिवाइडेड बाय 2 पाई इनटू 2 पाई, 2 पाई 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट i के इक्वल आएगा। देखो b डॉट dl किसके इक्वल आ गया, म्यू नॉट i। ऐसे प्रूव करके आप दिखा सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ एक्चुअल में इतना ही है, बहुत ज्यादा डिटेल्स में आपको पढ़ने की नीड नहीं, क्योंकि टाइम बहुत कम है, राइट। जब हम अपना इसका इंटरवल में वीडियो देंगे, इंटरवल मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में देंगे, तो आपको तो नीड नहीं रहेगा, लेकिन जो बच्चे पीछे आ रहे हैं 11th वाले, उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बट वन शॉर्ट रिवीजन के लिए ऐसा ही आपको पढ़ना चाहिए, फटाफट आप सीखते चले जाओ। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ ये हो गया। अब इनकी भी एप्लीकेशन है, लाइक टोराइड होता है, सोलेनॉइड होते हैं। तो लास्ट हेडिंग लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड एंड टोराइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड एंड टोराइड। क्या हेडिंग है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड एंड टोराइड। तो देखो हेडिंग लिखता हूं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या चीज, सोलेनॉइड एंड टोराइड। देखो दो चीजें हमारे पास है डिवाइस, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड एंड टोराइड। सोलेनॉइड क्या होता है, एक वायर की हम लोग बाइंडिंग करते हैं, उसमें करंट प्रोड्यूस कराते हैं, करंट प्रोड्यूस होने की वजह से उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड में प्रूफ करने की बात नहीं कर रहे बेटा, आपने अगर देखा होगा, ये मान लीजिए कार्डबोर्ड ले लिया, मतलब एक इंसुलेटिंग मटेरियल ऐसा ले लिया, इस पे वायर की आपने क्या क्या रफली बनाऊं क्या, ऐसे मान लीजिए ये वायर की आपने बाइंडिंग किया, ये देखिए ये आपने बाइंडिंग किया, फटाफट मैं रफली बना दे रहा हूँ, बहुत क्लियरिटी नहीं दिखा रहा हूँ कि डायग्राम ऐसा ही। मान लीजिए ऐसे चल के आ रही है, ऐसे चल के आ रही, इधर से करंट पास करा दिया, प्लस की लगा दिया, ये ऐसे दिया, माइनस प्लस, मान लो करंट ऐसे जा रही, ऐसे घूम के आ रही है, ये देखो ये ऐसे, मान लीजिए ऐसे जा रही, कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम आप बुक से बना लेना, प्रैक्टिस के लिए मैं कॉन्सेप्ट को समझा दे रहा हूं। तो करंट जाएंगे ऐसे निकल के आएंगे। देखो अगर करंट ऐसे ऊपर से जा रही है, ध्यान देना, करंट अगर ऊपर से जा रही है, इसको साइड में देखो, ऐसे है वायर, ऐसे करंट इसका ये ऐसे जा रही है, अंदर से ऐसे निकल के आ रही है, जा रही है ऐसे निकल के आ रही है, ऐसे साइड व्यू में देखो। तो जब करंट ऐसे जा रही है, तो आप अपने फिंगर को करंट के डायरेक्शन में रखो, ऐसे रखा आपने, तो देखो जिधर थंब जा रहा है वो बता देगा अपना मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो डायरेक्शन ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, ये साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल के ऐसे जाएगा उसमें, ये देखो ऐसे। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे बना लीजिए आप, बनाया ना आपने, यस। तो ये देखो इधर से जा रहा है, उसमें इंटर कर लेगा, तो ये साउथ पोल की तरह रहेगा, ये नॉर्थ पोल की तरह रहेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड, और इसकी लेंथ मान लीजिए L है, और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न होता है कैपिटल N लिखा जाता है, और जो स्मॉल n होता है बेटा, यहाँ पे वेयर स्मॉल n होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ये चीज याद रखिएगा। तो जब हम प्रूफ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड
कहां पे, सोलेनॉइड। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड क्या होता है बेटा, B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो हो जाएगा म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 नहीं एल लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, एल, यूनिट टेस्ला होगा। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड ये होता है म्यू नॉट एन आई। और एन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, नंबर ऑफ टर्न नहीं है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, तो ये याद रखिएगा इनसाइड रहेगा। अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो हम लोग का ये रहेगा, ठीक है ना, समझा ना। लेकिन अगर एंड पे पूछते हैं एट एंड, तो एंड पे मैग्नेटिक फील्ड इसका आधा हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 टेस्ला। बस इतना याद रखना, कैसे आया उससे आपको मतलब नहीं है, बट एंड पे आधा कर लीजिएगा। अगर मिड पॉइंट पे मिल रहा 20 तो एंड पे आपको कितना मिल जाएगा 10, ये चीज याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड। ऐसे हम लोग बात करेंगे टोराइड, क्या लिखेंगे बेटा, टोराइड। तो टोराइड क्या होता है, एक सर्कुलर ऐसे रहती है, इस पे वायर की बाइंडिंग की जाती है, ऐसे 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 वायर की बाइंडिंग मैंने रफली बना दिया। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिट्टो यही होगा बेटा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, और यहाँ पे म्यू नॉट एन हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, क्या लिखेंगे, पर यूनिट लेंथ। अगर रेडियस r मान रहे हो इसका, तो पर यूनिट लेंथ कितना होगा, 2 पाई r यूनिट टेस्ला। बस इतना ही हम लोग को पढ़ना है। सोलेनॉइड टोराइड क्या होता है, यहाँ पे आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैंने आपको 2 वीडियो में दे दिया बेटा। उन 2 वीडियो को आप प्रॉपर वे से कर लीजिए, आपका 7 मार्क्स 8 मार्क्स 100% क्लियर हो जाएगा, कहीं जाने वाला नहीं है। आज ही के डेट में मैं एक छोटा सा वीडियो और दे रहा हूँ, जिसमें हम न्यूमेरिकली जो इंपॉर्टेंट चांसेज आने के वो मैं आपको दे रहा हूँ बेटा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंस हम करा देता हूँ 10-20 मिनट्स में, एटलीस्ट 6 क्वेश्चन कराएंगे, उसमें से 2-3 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आ रहा हूँ बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि गॉस लॉ क्या होता है, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, किरचॉफ लॉ अप्लाई करके सर्किट, तो उसमें प्रॉब्लम आती है। तो उसका मैं 2 वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। तो आप लोग क्या करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ जो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर करिए, ताकि वो लोग भी अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सके, समझा, अच्छा मार्क्स ला सके बेटा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।